झोंपड़े में दिया जल रहा था। मैं हाथ पीठ पीछे करके आहिस्ता आहिस्ता झोंपड़े में टहलने लगा। मैं अपना हौसला जिंदा और बेदार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कामयाबी नहीं हो रही थी। अचानक याद आ गया कि मुझे इन लोगों ने अपना सरदार बना लिया है। मेरे मुतालिक इन लोगों का एक अकीदा बन गया था कि मेरे हाथ में कोई गैबी ताकत है। मैंने एक अजदहे का मुंह से उनकी लड़की को जिंदा निकाल लिया और अजदहे को मार डाला था। मैंने एक शेर को भी मार डाला था। 9 जापानियों को कत्ल कर दिया था। एक अंग्रेज पायलट को उन लोगों के हाथों से मरवाया था और अंग्रेज कैप्टन के साथ गश्ती पार्टी आई थी तो मैंने ऐसी बातें की थीं और ऐसा रवैया इख्तियार किया था कि ये गोरे बड़े इत्मीनान से और कोई छेड़छाड़ किए बगैर चले गए थे। मैं जानता था कि इस बस्ती की जवान लड़कियां मेरे इशारे की मुंतजिर रहती हैं। ये सोचकर मेरा ध्यान गुनाह की तरफ चला गया। मैंने इरादा किया कि झोंपड़े के बाहर खड़े वांग को या किसी और को आवाज़ देकर बुला लूं और उसे कहूं कि शराब भी ले आओ और एक लड़की को भी साथ ले आओ और मेरे पास छोड़ जाओ। मुझे गुनाह का ही ख्याल आना चाहिए था। मैं कोई शरीफ आदमी तो था नहीं और मैं अंग्रेज़ों की इंडियन आर्मी का फौजी था और फिर उन लोगों ने मुझे अपना सरदार बनाया था। मुझे उससे लुत्फ उठाना चाहिए था। समीउल्लाह खुद ही उनका सरदार और पीर व मुर्शद बना रहा था और उन लोगों की इज्जतों के साथ खेलता रहा था। मेरे दिमाग में यही उल्टी सोच आई कि मैं भी एक रात के लिए समीउल्लाह बन जाऊं तो कोई हर्ज नहीं। मैं उस वक्त की इस अजियतनाक ज़हनी कैफियत से निजात हासिल करने को बेताब था। झोंपड़े का दरवाज़ा बंद था। मैं दरवाजे तक गया और दरवाज़ा इस इरादे से खोलने लगा कि किसी को बरामदे में खड़े होकर आवाज़ दूंगा। दरवाज़ा खोला तो बिजली इस कदर ज़ोर से कड़की कि मेरे कान बंद हो गए और दिमाग जैसे सुन हो गया हो। चमक ऐसी कि बाहर का जर्रा जर्रा नजर आ गया और उसके बाद घुप अंधेरा। घटाएं इस तरह गरजी जैसे गुस्से में आ गई हूँ। मैं फौरन पीछे हटा और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं इतना बुज़दिल तो कभी भी नहीं हुआ था। मैंने ऊपर देखा और हाथ जोड़ दिए। मेरे मुंह से बेइख्तियार ये अल्फाज निकल गए, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे। इन अल्फाज ने मुझे कुछ सुकून दिया। अब जो ख्याल आया उससे मैं परेशान ना हुआ, बल्कि यूं कुछ इत्मीनान सा लगा जैसे निजात का एक रास्ता नजर आ गया हो। मैं एतराफ़ करता हूं कि अल्लाह को याद किए एक मुद्दत गुजर गई थी। मैंने कुछ भी ना सोचा और कपड़े उतार कर बिल्कुल बरहना हो गया। दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। बारिश मूसलाधार थी। मैं बारिश में जा खड़ा हुआ और बारिश ने मेरे जिस्म को धो डाला। बारिश ही से वज़ू किया और मैं झोंपड़ी में चला आया। जिस्म खुश्क किया, कपड़े पहने और किबला रू खड़ा हो गया। ईशा की नमाज पढ़ी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने कितने नवाफिल पढ़ डाले। कभी नमाज पढ़ी थी लेकिन ऐसे जैसे कोई आदमी बेदिली से एक फ़र्ज अदा कर रहा हो। लेकिन बर्मा की उस रात मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं अल्लाह के हजूर रुकू और सजूद कर रहा था। यकीन जाने कि मुझे जो रूहानी मुसरत मिली उसका जायका उससे पहले कभी नहीं चखा था। मैं जब थक गया तो दुआ के लिए हाथ उठाए। मैंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, मैं कहाँ था और कहाँ आ गया हूँ। गुनाहगार हूँ, सज़ा मिल रही है। अब बख्श दे मेरे अल्लाह, रास्ता दिखा दे और कुछ नहीं तो मुझे गुनाहों से बचा ले। आज मुझे उस वक्त की कैफियत याद है, लेकिन वो अल्फाज अच्छी तरह याद नहीं रहे जो मैंने अल्लाह के हजूर पेश किए थे। ये याद है कि मैंने अल्लाह से कहा था कि कम अज़ कम यहाँ इन लोगों में मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि गुनाहगारों को ख़त्म किया है। फिर मुझे ये याद है कि मैं इतना रोया था कि मेरी हिचकी बंद गई थी। याद नहीं आधी रात गुजर गई थी या उससे भी ज़्यादा वक्त हो चुका था। मेरी आंख लग गई। मैंने एक बड़े ही वाज़िया और साफ ख्वाब में देखा। शाम का धुंध रुका है, मालूम नहीं कौन सी जगह है। कच्ची दीवार है, उसका चारों तरफ अहाता है और दरमियान में सहन है और कच्चे मकानात के खंडर हैं। मैं उस सहन में हैरान व परेशान खड़ा हूँ और बाहर निकलने का रास्ता देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं। खंडर की तरफ मुँह करता हूँ तो ये देख कर मेरा खून खुश्क हो जाता है कि एक बहुत बड़ा सांप शायद खंडर से निकल कर आया है और मेरे बिल्कुल करीब आन पहुँचा है। उसका रंग मुझे आज तक याद है, काला, सारे जिस्म पर छोटे छोटे सफ़ेद और मिनहनी से दायरे। वो सर उठाकर फन फैला लेता है और मुझे यूं लगता है जैसे मैं ये सुन रहा हूँ कि मैं तुझे डसने के लिए आया हूँ और तू मुझसे भाग नहीं सकेगा। मैं खौफजदा होकर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता हूँ। वो तेज़ी से मेरे करीब आकर रुक जाता है और उसका मुंह और ऊंचा हो जाता है। मैं इस ख्याल से बाएं तरफ को चल पड़ा कि खंडर में से भाग निकलने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन सांप मेरे रास्ते में आ जाता है। पीछे मुड़कर भागने लगता हूँ तो सांप सामने खड़ा नजर आता है। आवाज़ सुनाई देती है कि तू मुझसे भाग नहीं सकेगा, मैंने तुझे डसना ही है। मैं इतना खौफजदा हो जाता हूँ कि मेरा जिस्म कांपने लगता है। मैं आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारता हूँ। सांप और करीब आ जाता है और मुझे उसकी फुंकार साफ सुनाई देने लगती है। मालूम नहीं एक जानवर कहाँ से निकल आता है। मैंने उसे किसी तरफ से आते नहीं देखा। उसे तो जैसे ज़मीन ने उगला हो।
जानवर भी अजीब किस्म का है, जिस्म बिल्कुल बिल्ली जैसा लेकिन मुंह न्योले जैसा, लंबूतरा और आगे से नोकीला। वो पहले आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव सांप के पीछे से उसकी तरफ आता है, फिर झपट कर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। चंद लम्हों में वो सांप को भंबोड़ कर उसका सर उसके जिस्म से अलग कर देता है और इसके साथ ही सारा माहौल बिल्कुल ही तारीक हो जाता है। मुझे उस जानवर की आंखें नजर आती हैं और उन आंखों में रोशनी है, जैसे छोटी छोटी 2 टॉर्चें रोशन हों। जानवर दीवार की तरफ मुंह करता है तो उसकी आंखों की रोशनी में दीवार में मुझे एक जगह शगाफ नजर आता है। मैं बड़ी तेजी से उस शगाफ में से बाहर निकल जाता हूँ। अंधेरा उजाले में बदल जाता है और मैं अपने आप को एक बुलंदी पर खड़ा देख रहा हूँ। उफ्क तक हरियाली है, दरख्त और टीकरियां हैं और उफ्क पर कई रंगों की शफक है और रंगीन बादलों के लंबे लंबे टुकड़े दूर तक चले गए हैं और कुछ बादल टेढ़ी मेढ़ी लकीरों जैसे हैं। फिर अंधेरा छा जाता है और मेरी आंख खुल जाती है। मैं बिस्तर में से उठ बैठा, दिया जल रहा था, मेरी सांसें तेज हो गई थी। ये ख्वाब ऐसा हकीकी था कि मैं झोंपड़े की दीवारों को गौर से देखने लगा कि ये मिट्टी की कच्ची दीवारें हैं या ये बदल गई हैं। कुछ देर बाद मेरा जहन बेदार हुआ तो मुझे ख्याल आया कि मैंने तो ख्वाब देखा है। मैं ख्वाब को याद करने लगा और मेरा दिल गवाही दे रहा था कि ये खुदाई इशारा मिला था, मुझे रास्ता मिल जाएगा और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। एक बात और है जिस पर शायद कुछ हजरात यकीन ना करें, हो सकता है ये मेरा वहमा हो, लेकिन बता देने में कोई हर्ज नहीं। मेरी उस वक्त की ज़हनी कैफियत को सामने रखकर मेरी ये बात सुने। मैंने बताया है कि उफ्क पर बादलों में कुछ ऐसे बादल थे जो ज़रा चौड़ी और मिनहनी सी लंबी लकीरों की तरह थे। आपने ऐसे बादल देखे होंगे जो सुबह तलुए आफ्ताब के वक्त या शाम गरूब आफ्ताब के वक्त उफ्क पर कभी कभी नजर आया करते हैं। मुझे यूं लगा जैसे कोई आयत आसमान पर लिखी हुई थी। आज भी मैं यही कहता हूं कि छोटी सी कोई आयत थी या बादल उन अल्फाज की शक्ल में डल गए थे। ज्यादातर ख्याल यह है कि ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन लिखा हुआ था। इसका मतलब तो आप जानते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। मैंने दिल में पहला अहद ये किया कि अब गुनाह का जरा सा भी ख्याल जहन में नहीं आने दूंगा। अब जो मेरी आंख लगी तो उस वक्त खुली जब अगले दिन का सूरज खासा ऊपर आ चुका था। मैं बाहर निकला तो वो आदमी जो मेरे काम काज किया करता और खाना पकाया करता था बाहर बैठा था। मुझे देखते ही उठ खड़ा हुआ और पूछा कि नाश्ता ले आऊं या पहले मैं गुस्ल करूंगा। नहा धोकर मैंने नाश्ता किया और उस आदमी से कहा कि वो वांग को बुला लाए। मैं महसूस कर रहा था कि मेरा जहन खासा रोशन हो गया था और दिमाग कुछ बेहतर तरीके से सोचने के काबिल हो चुका था। मैंने वांग को इसलिए बुलाया था कि उसे कहूँगा कि कुछ आदमी अपने साथ ले आए ताकि मैं जापानियों की राइफलें, मशीन गन और एम्यूनिशन वगैरह किसी मौजू जगह छुपा दूं। वांग के आने तक मैं ये सोचता रहा कि ये असला और एम्यूनिशन कहाँ छुपाया जा सकता है। सीधी बात है कि ये सब चीज़ें दरिया में फेंक देते, लेकिन फौजी होने की वजह से मैं इतना असला और एम्यूनिशन ज़ाया करने से घबराता था। ये किसी वक्त काम आ सकता था। वांग आया तो मैंने उसे बताया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। वो इसकी कोई ज़रूरत नहीं समझ रहा था कि असला छुपा दिया जाए। मैंने उसे बताया कि जापानी फिर भी आ सकते हैं और वो हम सबको मार डालेंगे और यहाँ की औरतों को अपने साथ ले जाएंगे। मैंने उसे यह भी बताया कि कोई ऐसा अंग्रेज अफसर भी आ निकलेगा जो ये असला देखकर हम पर यह शक करेगा कि हम जापानियों के हामी हैं और जापानी हमें ये असला दे गए हैं। अच्छा हुआ कि वांग मेरी बात समझ गया। वो 10-12 आदमी अपने साथ ले आया। उनके पास 2-3 कदालें भी थीं। मैंने असला और एम्यूनिशन उठवाया और वहाँ उन सब को ले गया जहाँ चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। उसी चबूतरे पर मैंने समी अल्लाह को उसके साथियों को गोलियां मारी थी। ये चबूतरा 4 फुट से ज्यादा ऊंचा था। मैंने उसके इर्द गिर्द घूमकर एक जगह देख ली और फिर अपने आदमियों को बताया कि यहाँ से खुदाई करें। खुदाई चबूतरे के पहलू से अंदर की तरफ की गई थी, जैसा कि गुफ खोदी जाती है। मैंने उसकी खुदाई यूं करवाई कि ज्यादातर खुदाई जमीन में की गई जिस तरह के कब्र खोदी जाती है। उसकी लंबाई एक राइफल की लंबाई से 1.5 फुट ज्यादा रखवाई। जब यह खुदाई मुकम्मल हो गई तो मैंने उसके फर्श पर कंकरियां और पत्थर डलवा दिए ताकि राइफलों को जमीन की नमी का जंग न चढ़े। 9 राइफलें और 1 मशीन गन थी, ये उस गड्ढे में रखवा दी। एमुनेशन भी रखवा दिया और कुछ और चीजें थी जो उसी के अंदर फेंकी और चबूतरे की साइड में यानी उस गुफ का जो दहाना था वहां गारे से पत्थर चुनवा दिए और बाहर और भी पत्थर डालकर मिट्टी का ढेर लगा दिया ताकि किसी को पता न चले और बारिश का पानी भी उसके अंदर न जाए। मैंने अपनी राइफल और कुछ एमुनेशन अपने पास रखा और इसके अलावा अंग्रेज पायलट का रिवॉल्वर भी मेरे पास था। 3-4 दिन मजीद गुजर गए। मैंने पहले किसी बाब में शायद कहा है कि मैं यूं समझने लगा था कि जैसे इन्हीं लोगों में पैदा हुआ था और मैं इसी जंगल की मखलूक हूँ। लेकिन उस रात जो मेरी जहनी कैफियत हो गई थी उसने मेरे जहन में एक तगय्युर बल्कि एक इनकलाब पैदा कर दिया था। मेरे अंदर ये सोचें बेदार हो गई थीं कि मैं अपनी उम्र ज़ाया कर रहा हूँ
और अपने आप को भी ज़ाया कर रहा हूँ। कभी ख्याल आता कि मुझे फ़ौज से यूं भगोड़ा नहीं होना चाहिए था, और फिर ये सोच जाती कि मैंने जिस मकसद के लिए, जिस मंजिल पर पहुंचने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया था, उस मकसद और मंजिल तक पहुंचना मुझे जल्दी चाहिए। मैंने वोंग से फिर यह कहना शुरू कर दिया कि मुझे दरिया के पार पहुंचा दे और अब मुझे जाने की इजाज़त दे, लेकिन वो नहीं मान रहा था और उसके साथी भी नहीं मानते थे। 4-5 दिन इसी कश्मकश में गुजर गए। इस दौरान वोंग एक बार फिर कस्बे में गया। वो मुझे भी साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मैं अब वहां जाने से कुछ घबराता था। एक रोज वोंग का वो दोस्त आ गया जो कस्बे में रहता था और जिसके यहाँ हम जाकर रुके थे, और उसने शुजाउद्दीन की कहानी सुनाई थी। वो वोंग के घर ठहरा था। दोपहर खाने के बाद वो और वोंग मेरे पास आ गए और खूब गपशप हुई। मैंने देखा कि दोनों पिए हुए थे, लेकिन इतनी नहीं कि उनकी ज़बानें लड़खड़ा रही हों। आप फौज की किस पलटन में थे? वांग के दोस्त ने मुझसे पूछा। आपको किसने बताया है कि मैं फौज में था? मैंने हंसते हुए पूछा और कहा, क्या वांग ने आपको मेरे मुतल्लिक ये नहीं बताया था कि मैं रंगून में दुकान करता था और एक मस्जिद में इमामत भी किया करता था? हाँ, याद आ गया है, उसने कहा। आज वांग ने मुझे कुछ ज्यादा ही पिला दी है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? उसने पूछा। मैं आगरा का रहने वाला हूँ, मैंने झूठ बोला और कहा, आपने शायद आगरा का नाम सुना हो। फिर मैंने देखा कि वो कोई और बात करके फिर मेरे मुतल्लिक कुछ पूछ लेता था। उसके पूछने का अंदाज ऐसा था कि मुझे कुछ शक होने लगा। शक ये था कि वांग ही ने बताया था कि ये शख्स जराइम पेशा और मुअज़्ज़िज़ किस्म के मुजरिमों में से है। वांग ने यह भी बताया था कि ये शख्स फरेबकारी और धोखाधड़ी का माहिर है। वो मांडले का रहने वाला था। मुझे शक होने लगा था कि ये शख्स अगर ऊंचे दर्जे का जराइम पेशा है तो ये यकीनन अंग्रेज़ों की इंटेलिजेंस का इन्फॉर्मर यानी मुखबिर होगा, और ये मेरे मुतल्लिक ही मालूमात हासिल करने आया होगा। ये मेरा वहम भी हो सकता था, लेकिन उसका अंदाज ऐसा था कि मैं उस शक को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। कुछ देर और मेरे पास बैठकर वो रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद मैंने वांग को अपने झोंपड़े में बुला लिया। वांग के मुतल्लिक मैं बता दूं कि उसे मैंने कभी भी नहीं कहा था कि मैं फौज से भगोड़ा होकर आया हूं, लेकिन वो कोई कम अकल आदमी नहीं था। वो जानता था कि मैं फौजी हूं, क्योंकि जब उससे मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो मैं फौज की वर्दी में था। मेरे पास फौजी राइफल भी थी और एम्यूनिशन भी। उसने कभी पूछा भी नहीं था लेकिन वो समझ गया था कि मैं फौज से निकल कर आया हूं। मेरे दिल पर यह बोझ आन पड़ा था कि वांग के उस दोस्त ने आज क्यों कुरेद कुरेद कर मुझसे ये बातें पूछी थीं। तुम असल हरामजादे हो, मैंने गुस्से में वांग से पूछा। क्या तुमने उसे बताया है कि मैं फौजी हूँ? नहीं साहब, वांग ने जवाब दिया। मैंने उसे आपकी सारी बातें सुनाई थी, और जिस तरह आपने समीउल्लाह को और उसके साथियों को मारा था और अजदह को भी और शेर को भी मारा था, ये सारी बातें सुनाई थी, और ये भी सुनाया था कि आपने जापानियों को अकेले मार डाला था। ये सब सुनकर मेरे दोस्त ने कहा कि यह शख्स फौजी है। मैंने कहा था कि फौजी नहीं है, लेकिन ये नहीं मानता था। इसीलिए आपसे पूछा था कि आप कौन सी पलटन में थे। तुमने अंग्रेज पायलट के मुतल्लिक भी सुनाया होगा, मैंने कहा। हाँ साहब, वांग ने बताया, मैंने ये भी सुनाया था और ये भी कहा था कि हमारा ये हिंदुस्तानी साथी रंगून में दुकानदार था और मस्जिद में इमामत भी करवाता था। मैंने वांग को बहुत गालियां दी और वो अनजान और मासूम सा बना हुआ सुनता रहा। आप इतना नाराज क्यों होते हैं? वांग ने कहा। आपको कोई नहीं पकड़ सकता, हम किसी पकड़ने वाले को आप तक पहुंचने ही नहीं देंगे। वांग कुछ देर बोलता रहा और मुझे यकीन दिलाता रहा कि मेरे डरने की कोई वजह नहीं और कोई ऐसा खतरा नहीं, लेकिन मैं कोई ना कोई खतरा महसूस करने लगा था। मैं साफ महसूस कर रहा था कि मेरे दिल पर एक बोझ सा आ पड़ा है। मेरी जहनी हालत रात वाली तो नहीं थी, लेकिन उसका असर बाकी था, और ख्वाब जो मैंने देखा था उसे मैं बेमायनी नहीं समझता था। मैं वाज़िह तौर पर महसूस कर रहा था कि ये ख्वाब कोई खुदाई इशारा है। अगली सुबह सबसे पहला जो शख्स मेरे पास आया उसका नाम अंग सोन था। वो वांग का साथी था और उसी की तरह मेरा दोस्त, बल्कि मेरा मुरीद बन गया था। वांग बातें ज़रा ज़्यादा किया करता था, लेकिन अंग सोन खामोश दबा था। उसका चेहरा बता रहा था कि कोई ख़ास बात है। पहले तो मेरे मुंह की तरफ देखता रहा, जैसे सोच रहा था कि बात करे या ना करे। मैंने आखिर उससे पूछा कि वो किस सोच में पड़ा हुआ है। सोच रहा हूँ साहब, उसने बताया। बात करूं या ना करूं? वांग आपका दोस्त है और आप उस पर बहुत एतबार करते हैं, आप नाराज ना हो जाएं। मैं तो चौंक पड़ा और उसे कहा कि वो फौरन बात करे और मैं बिल्कुल नाराज नहीं होऊंगा, और उसकी कुछ और हौसला अफजाई भी की। वांग पर एतबार करना छोड़ दें, अंग सोन ने कहा। यह शख्स बहुत ही खुदगर्ज और लालची है। आपका दोस्त सिर्फ इसलिए है कि आपने हमें बहुत से खतरों से बचाया है और आइंदा भी बचा कर रखेंगे, लेकिन अब उसकी नीयत खराब हो गई है। मैंने उसे कहा कि वो फौरन असल बात बताए। मैं समझ गया था कि वो कोई बहुत ही खास बात करने आया है। ये शक मुझे पहले ही था कि कुछ ना कुछ खुफिया तौर पर हुआ है या होने वाला है। हम जब कस्बे वोन में गए थे तो अंग सोन भी हमारे साथ था। हम वोन गए थे तो आपको 2 आदमी मिले, अंग सोन ने कहा।
आपको बताया गया था कि वो अंग्रेजों के जासूस हैं। कल वांग का दोस्त यहाँ वांग के पास आया था और दोनों आपके पास भी आए थे। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि उस शख्स को उन दोनों आदमियों ने भेजा था। वांग और उसका ये दोस्त आपको पकड़वा रही हैं। वांग का दोस्त ये मालूम करने आया था कि आप फौजी हैं और फौज से भागकर जापानियों के पास जा रही हैं। तुम मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो अंगसोन, मैंने कहा। तुम मेरे सच्चे और वफादार दोस्त हो। मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला है कि वांग और उसका दोस्त मुझे पकड़वाना चाहते हैं? क्या ये बातें तुम्हारे सामने हुई हैं? उसने जो बात सुनाई वो मैं अपने अल्फाज में बताता हूँ। मैं पीछे एक नौजवान बर्मी लड़की तानी का जिक्र करता आया हूँ। तानी वो लड़की थी जिसे मैंने अजदहे के मुंह से निकाला था और अजदहे को मार डाला था। ये लड़की नई जिंदगी पाकर मेरी ऐसी मुरीदनी हुई कि मेरे आगे सजदे करती थी और जब वो मेरे झोंपड़े में आती थी तो उसका अंदाज ऐसा होता था कि जैसे वो मुझे अपना आप और अपना हुस्न और जवानी पेश कर रही हो। वो मासूम सी लड़की खासी खूबसूरत थी। अल्लाह ने मुझे उस गुनाह से बचाए रखा और जब पता चला कि ये लड़की एक और लड़के को चाहती है तो मैंने उसकी शादी करवा दी थी। मैं अगर समीउल्लाह जैसा होता और अपने दीन और ईमान से दस्तबरदार हो जाता तो उस लड़की को बड़ी आसानी से अपनी बीवी बना सकता था। उसे तो मैं खुफिया तौर पर दाश्ता भी बना सकता था, लेकिन मैं आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने उसे ऐसी नज़र से कभी भी ना देखा और उसके साथ जो नेकी की थी वो अल्लाह की खुशनूदी के लिए की थी। अब मुझे उस नेकी का अजर मिल रहा था। अंगसोन ने मुझे बताया कि वांग की एक बहन है जो तानी की बड़ी गहरी और राजदार सहेली है। वांग की यह बहन खासी जवान हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वांग ने उसकी शादी की कोई बात नहीं की थी। उस लड़की ने तानी को बताया कि वांग का दोस्त आया था और दोनों झोंपड़े में सर जोड़े बैठे रहे थे। वांग की बीवी और ये बहन अपने काम काज में लगी रहीं। ये झोंपड़े कोई बड़े मकानात तो थे नहीं जिनके कमरे कुशादा और जरा दूर दूर होते। वो तो छोटे छोटे झोंपड़े थे जिनके हर कमरे में बड़ी मुश्किल से 2 चारपाइयां बिछ सकती थी। वांग की बहन साथ वाले कमरे में थी तो उसे वांग और उसके दोस्त की बातें सुनाई देने लगीं। वांग के दोस्त ने वांग से कहा कि तुम यहाँ क्यों जलीलो खार होते फिर रहे हो? वहां मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ऐसे काम पर लगा दूंगा जिसमें अच्छे भले पैसे मिलेंगे और मैं तुम्हें बड़ा अच्छा मकान भी दिलवा दूंगा। वांग ने उससे पूछा कि काम क्या है? जासूसी, मुखबरी, दोस्त ने वांग को बताया। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो वांग, मैं वो कौन सा जुर्म है जो मैंने नहीं किया? मैं अब यहाँ नेक आदमी तो नहीं बन गया। यहाँ मैं अंग्रेजों के जासूसी के महकमे का मुखबिर हूँ और कुछ और कामकाज भी कर लेता हूँ। वहां से बहुत दूर आसाम के अंदर जाकर कभी कभी डकैती की वारदात कर लेता हूँ या अपने आदमियों से वारदात करवाता हूँ। तुम मेरे पास आ जाओ। आ जाऊंगा, वांग ने कहा, लेकिन मैंने कभी जासूसी और मुखबरी नहीं की। तुम मुझे बता देना कि यह काम कैसे किया जाता है। वारदात जैसी भी कहोगे करूंगा, लेकिन फौजियों के लिए कभी मुखबरी नहीं की। एक काम करो, दोस्त ने कहा, यह काम तो तुम आसानी से कर लोगे। ये मैं फौज के जासूसी के महकमे को बताऊंगा तो तुम्हें इनामात भी मिलेंगे और तुम्हें अच्छी तनख्वाह पर रख लेंगे और तुम्हारी इज्जत भी बन जाएगी। ये जो दाढ़ी वाला हिंदुस्तानी यहाँ रहता है और उस रोज तुम्हारे साथ मेरे घर में आया था, उसे पकड़वा दो। ना भाई, वांग ने कहा, उस शख्स के हम पर बहुत एहसानात हैं। मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसने हमें कैसे कैसे खतरों से बचाया है। वांग ने उसे बताया कि मैंने यहाँ आकर क्या कुछ किया था और मेरा किरदार और उनकी जवान लड़कियों के सिलसिले में अच्छा रहा है और उनकी जान और मैं इज्जत का मुहाफिज बना हुआ हूँ। अगर तुम्हारे पास राइफल होती और राइफल की गोलियां होती तो ये सारे काम तो तुम भी कर सकते थे। दोस्त ने वांग से कहा, यह शख्स अंग्रेजों की फौज से भागा हुआ है। तुमने ही मुझे बताया था कि यह जापानियों के पास जा रहा है और जापानियों ने हिंदुस्तान के फौजियों की जो फौज बनाई है ये उसमें जाएगा। फिर तुमने ये भी बताया था कि उसने एक अंग्रेज पायलट को तुम लोगों के हाथों मरवा दिया था और उसका रिवॉल्वर उसी के पास है। तुम उसे पकड़वा दोगे तो तुम्हें इनाम भी दिलवाऊंगा और बड़ी इज्जत की नौकरी भी मिल जाएगी। देख लो वांग, वॉन कस्बे में जो आबादी है उसमें 2-3 नहीं बल्कि बहुत से लोग अंग्रेजों के मुखबिर हैं। वो उस कस्बे में ही नहीं रहते बल्कि दूर दूर चले जाते हैं और कई खबरें भी ले आते हैं और मशकूक लोगों को पकड़वाते भी हैं। आसाम और बंगाल में जापानियों के बेशुमार जासूस मौजूद हैं। फौज से जो फौजी भगोड़े होते हैं और होते ही रहते हैं, वो आसाम की तरफ निकल जाते हैं और वहां से वो दरिया पार करके जापानियों के पास चले जाते हैं। ऐसा कोई आदमी पकड़वा दो तो अंग्रेज अफसर बहुत खुश होते हैं और झोली भर कर इनामात देते हैं। ये शिकार तो तुम्हारे हाथ में है, आकर इसे पकड़ लो। वांग ने कहा, तुम ये काम मुझसे क्यों करवा रहे हो? तुम समझे नहीं वांग, दोस्त ने कहा, मेरी तुम्हारी दोस्ती बड़ी पुरानी है और 2 मौकों पर तुमने मेरी मदद की थी।